according to you, what is the biggest weakness regarding financial literacy? बेटा इतना पैसा खर्च मत करें, यही चीज़ सबसे बड़ी मिसिंग है कि हम लोग पैसे की कॉन्वर्जेशन घर में करते ही नहीं। आज का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल स्कैम कौन सा है जो लोग स्कैम समझते ही नहीं? कि लेट्स से यार इसकी आवाज़ सुनी है, जिस कॉन्फिडेंस से सामने वाला बात करता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं यार ये सही कह रहा है। आज के टाइम में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को सबसे बड़ा स्कैम अलर्ट क्या होना चाहिए? आपको याद होगा हमारे घर वाले कहते हैं ना, बेटा 2 दिन रुक जा, बात करते हैं, या जब कहते हैं 10th पास कर ले तो बाइक मिल जाएगी, वैसे ही आज की तारीख में हम अलर्ट से बच सकते हैं। हमें उसमें 24 आवर्स डिले सिस्टम लगाना चाहिए। ये डिजिटल का ज़माना है तो एआई तेज़ी से फाइनेंस सेक्टर में भी आ रहा है, तो व्हाट डू यू बिलीव एआई वुड रिप्लेस द फाइनेंशियल एडवाइजर्स? तो आज की तारीख में एआई एज अ स्किल सेट की तरह हम काम में ले सकते हैं। एआई की स्किल से हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई बिलीव एआई का हमें यूज केस करना चाहिए, एडवाइजर्स को एज अ स्किल सीखनी चाहिए। अगर वो कहते हैं टाइम नहीं है तो वो खुद का लॉस कर रहे हैं। आजकल कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली और वीक होती जा रही है, तो इसकी सबसे बड़ी क्या मिस्टेक है या क्या मिथ है कि उसके कारण मिडिल क्लास और वीक होता जा रहा है? आपको याद होगा पहले हम दुकान पे जाके लेते थे कि यार भैया आप सामान दे दो, पैसे बाद में ले लेना। आज की तारीख में ऑनलाइन क्या सिस्टम हो गया, बाय नाउ पे लेटर। नमस्कार, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्कैम, मनी मिथ्स, वेल्थ क्रिएटर्स एंड सीक्रेट्स। आज पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। हम अक्सर सुनते हैं इनकम बढ़ रही है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हर दिन नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिनटेक एप्स और वेल्थ क्रिएशन के प्रॉमिसेस हमें देखने को मिलते हैं। कॉमन इन्वेस्टर्स, जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए, वो बहुत कंफ्यूज्ड है एंड देयर आर सो मेनी फ्रॉड्स ऑल्सो। तो इन्हीं सब के क्वेश्चंस के लिए आज हमारे साथ ऐसे फाइनेंशियल एजुकेटर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को एजुकेट किया है और कई कॉर्पोरेट हाउसेस में ट्रेनिंग दी है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर संचित टकसाली, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल लिटरेसी एडवोकेट, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑथर ऑफ द बुक द मिथ The Truth About Investing 101 Myth Debunked, और 2 लाख से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस और 100 से ज्यादा कंपनियों में ट्रेनिंग दे चुके हैं। वेलकम टू द शो संचित टकसाली जी। थैंक यू मैम। लेट्स हैव अ लिटिल जर्नी, आपके सिंपल इंट्रोडक्शन कि हाउ यू कम टू दिस प्रोफेशन, कि आप इतने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस, तो कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था दैट मेड यू कम टू दिस कैरियर? मैम इसके लिए ट्रिगर पॉइंट तो यही था कि ऑफकोर्स हम लोग सब बनिए और जैन फैमिली, सो हम लोग मिक्स है वाली चीज़ में था। सो हर बार घर में क्या इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ करते थे कि पैसे को बचाओ, पैसे को ये करो, हम लोग के पूर्वजों ने ये किया है। तो वो क्या लर्निंग वहीं से आती गई। और फिर जैसे ही 10th पास हुई तो उस टाइम पे एनएससी और सीबीएसई ने मिलके कोर्स लॉन्च किया था एनसीएफएम का, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, 11th एंड 12th में। तो फिर फादर साहब ने कहा कि काम करो बेटा, तुम ये कोर्स अडेप्ट करो, सब कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। तो मैंने ठीक है कर लेते। तो उस टाइम पे इंडिया का पहला बैच था और जयपुर के तकरीबन 3 कॉलेजेस में स्कूल्स में इसकी चल रही थी स्टडीज। तो एक टैगोर था, एक स्टेप बाय स्टेप था और केंद्रीय विद्यालय का। सो मेरा केंद्र उसमें हो गया टैगोर में। सो वी वेंट टू टैगोर। वहाँ पे 11th 12th जैसे ही स्टार्ट हुआ तो स्टॉक मार्केट वाज पहला सब्जेक्ट। वहाँ पे हमने बिजनेस अकाउंटिंग सीख ली, टैली सीख लिया, पावर पॉइंट, टाइपिंग स्पीड, तो ये सारी चीजें हमने 14 और 15 की एज में हमें सीखने को मिल गई। तो आपकी जर्नी तो एट द एज ऑफ 14 ही स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो एंड देन कमिंग टू दिस स्टेज, तो आपका लंबा सफर इन द चाइल्डहुड ही, मतलब एक टीनेजर पे आपने इन्वेस्टिंग के रूल सीख लिए, वहीं से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई और वहीं से आपने लोगों को जहाँ बच्चे सीखते हैं वहाँ पे सिखाना स्टार्ट कर। बिल्कुल आप कह सकते हो। मतलब हाँ, उसके बाद जैसे 11th 12th कंप्लीट हो गई तो अब ऑफ कोर्स हमें तो एक ही चीज दिखती, बड़ी के बच्चे दुकान पे जाके बैठ जाओ। तो फिर नाना वगैरह हम सबका ज्वेलरी का था, तो मैं बैठ गया ज्वेलरी की शॉप पे 2-3 महीने की। मजा नहीं आया, पर हाँ वहाँ पे भी सीख लिया, सोना चांदी चल रहा था तो डिस्कशन में आते रहते थे। और फिर जैसे ही काम अपने का एक बार बेटा और जाके पढ़ाई करो, तो फिर बीबीए की पढ़ाई से पहले एक बार मैं कुछ जॉब के लिए भी गया। तो जैसे ही जॉब के लिए गया, आप तो माइनर हो,
आपने एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया, मतलब हम लोगों के इतने पढ़े लिखे वो एग्जाम अभी क्लियर नहीं कर पा रहे वाले, आप लोगों ने कैसे कर लिया? तो फिर हमने बताया, तो उन्होंने कहा आपको ये करना है। पापा ने कहा बेटा अभी तो पढ़ाई लिखाई कर, बाद में पैसे कमाने की उम्र आ जाएगी। और तो फिर वो 2-3 साल वही पढ़ाई में गए। फिर जैसे ही स्टडीज पूरी हुई फिर जॉब लग गई। जॉब भी गया तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज में मेरी जॉब लग गई थी। वहाँ पे जैसे ही पोस्टिंग हुई 2-3 महीने वहाँ पे भी काम किया। फिर वहाँ जाके काम किया, तब पढ़ा, ये किया, कुछ और भी है इसमें, तो कुछ रह जाता है। कई बार आप कहते हो ना आप पढ़ लो लेकिन कुछ रह जाता है। तो वहाँ पे कोई एक ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने कहा संचित अगर आपको इसमें करियर बिल्ड आउट करना है तो सीएफपी करके कोर्स होता है। तो ये अराउंड होगा 2014 के आसपास की बात। तो उन्होंने मुझे बताया कि सीएफपी करके कोर्स है, यू हैव टू स्टडी इट, उसके बारे में जितना पढ़ोगे आपको नॉलेज मिलेगी। तो बस फिर वहाँ पे लिया, तो पहले डायरेक्टली आईसीआईसी से एग्जिट मारा और जयपुर आ गया, फिर पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते रहे, पैसे भी तो कमाने, खर्चा पानी भी तो चलाना है। तो फिर आई वेंट टू एमएनआईटी एज अ गेस्ट लेक्चर। तो वहाँ पे इंटरव्यू चला, तो लाइक अराउंड 5 मिनट्स का इंटरव्यू, उन्होंने कहा आप आ जाओ। तो वहाँ टीचिंग का वहाँ से एक्सपीरियंस भी आ गया और ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला तो topic सर भी मिल आपके गया। पास मल्टीपल एक्सपीरियंस हो गया, नॉट ओनली जॉब ऑल्सो, डिग्री का भी हो गया, बिजनेस का भी हो गया, और आपने अपने पेरेंट्स की भी सुनी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, और ये एक्सपीरियंस से आज आप इस मुकाम पे हैं। तो संचित जी अपनी और आगे की चालू करते हैं क्वेश्चंस जो जनरली सब ऑडियंस के मन में रहते हैं। आज भी भारत में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट को अपना दूसरा मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट ही सेविंग है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी? मैम सबसे बड़ी वीकनेस अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग के घर में डिस्कशंस काफी ज्यादा होते थे। आज आप भी एज एन अग्रवाल हो, जैन, हम लोग के घर में सबसे पहला डिस्कशन क्या होता है, बेटा इतना पैसा खर्च मत करे। यही चीज सबसे बड़ी मिसिंग है कि हम लोग पैसे की कॉन्वर्जेशन घर में करते ही नहीं है। अगर वो कॉन्वर्जेशन होने लगेगी तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पैसा नहीं डालना, कितना बचाना है। हमें कहते हैं ना कि यार मारवाड़ियों में, अग्रवालों में, जैनों में सबके बच्चों का नेगोशिएशन या पैसा कमाना आता है। क्यों? क्योंकि घर में पहला डिस्कशन यही होता है। अपब्रिंगिंग में ही हमें सिखाया जाता है बड़ों से कि आपको सेव करना है, आपको सेव करना है। बराबर है, बराबर है। तो पैसे की वैल्यू करो, वो माइंडसेट ही ऐसा बिल्ड हो जाता है कि आगे जाके हमें समझ आ जाता है कि हमें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। फिर आगे के सारे प्रोसेस के वो मेंटल कैलकुलेशंस में अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट आज की जो जनरेशन है वो अर्न के बाद पहले खर्च करती है, स्पेंड एंड देन दे सेव। तो ये पॉलिसी जेन जी में या फिर आजकल के यूथ में बहुत कम देखने को मिलती है। तो आई थिंक कई बार ये कॉन्ट्रडिक्टरी कन्वर्सेशन होता है क्योंकि एल्डर्स बचाने में रहते हैं और यूथ खर्च करने में रहता है। तो उसका बैलेंस कैसे ला सकते हैं? लाइक इसी बात पे एक डायलॉग याद आता है, आपको याद होगा, अपने घर वाले एक बात कहते हैं, बेटा हमारे जमाने में दूध 2 रुपए का आता था, पेट्रोल 1 रुपए का आता था, उस टाइम पे अपन खर्च ज्यादा करते थे, राइट? तो वही सेम सिनेरियो आज के टाइम पे जेनजीज के साथ भी आ चुका है। बस द सिचुएशन इज कि अब हम मोबाइल में सारी चीज देखना पसंद करते हैं। तो उन जेनजीज जितने भी है, मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है कि वो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा कि उनको कैसे समझाना है। तो आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट यू अर्न फर्स्ट सेव एंड देन यू इन्वेस्ट, स्पेंड। ओके, सो कमिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित जी आज का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल स्कैम कौन सा है जो लोग स्कैम समझते ही नहीं? मैम ये मोबाइल फोन। ओके, तो ऐसा कौन सा कॉमन इन्वेस्टर को रेड फ्लैग मिल जाए कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये स्कैम है? ठीक है, इसमें एक चीज होती है कि हम लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। मतलब आज की तारीख में क्या हो गया है, सिमिलैरिटी टोन आ गई है। मतलब कि लेट्स से यार इसकी आवाज सुनी सुनी है, वो जिस कॉन्फिडेंस से सामने वाला बात करता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं यार ये सही कह रहा है। तो हमारी इंट्यूशन को गलत मानने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन कर दिया है कि हम उनकी वॉइस को लेके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इंस्टेंटली डिसीजन ले लेते हैं। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक केस हुआ था रिसेंटली, मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि एक राजस्थान का एक सीन था जिसमें एक बंदे ने कहा, मतलब एक फोन आया उनके पास में कि मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ। अब वो सब कुछ टैक्स सेवी वगैरह सारा था, ही कॉल इट। उन्होंने डायरेक्टली उनके पास आया कि सर आपका केवाईसी पेंडिंग है। तो उन्होंने डायरेक्टली अपने बैंक को फोन मिलाया, स्मार्ट एज एन इन्वेस्टर लेमैन, उन्होंने बैंक को फोन मिलाया, बैंक मैनेजर को बोला कि आपके यहाँ से कोई एक्स नाम का पर्सन है क्या नहीं है? तो बैंक मैनेजर का होगा। अब उन्होंने क्या किया, सरनेम तो बोला नहीं, फर्स्ट नेम बोल दिया, विकास बोल दिया लेट्स से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही किया, सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो गया।
अब जब उनके बाद में पता चला कि उनके हर महीने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीज कट गए, ऐसे करते करते टोटल 50 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया। अभी तो ये केसेस आए दिन रोज सुनने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक एवरीवन की वॉइस क्लोनिंग बहुत बढ़ रही है, तो बहुत डेटा कैप्चर हो रहा है, बहुत डेटा लीक हो रहा है ड्यू टू सब चीज ऑनलाइन क्लाउड पे है, तो यू नेवर नो। तो आपको अलर्ट रहना, आपको स्मार्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वेरीफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर भी फ्रॉड में क्यों फंस जाते हैं? बहुत से लोग मार्केट गिरते ही पैनिक हो जाते हैं, तो ये दो चीजें लाइक अच्छे स्मार्ट लोग भी फंस रहे हैं। अब इसका मैम सीधा सा इलाज है कि वो कहते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, तो वो माइंड में ऐसा बढ़ गया है लोगों के सबको, या कोई ऐसी टिप दे दे कि मेरे को जल्दी से पैसा लगाओ, 10 दिन में पैसा डबल हो जाए। अब यही चीज अगर आप मानिए, और आज की तारीख में क्या हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए या जितने भी आ गए सोशल मीडिया पे, वो ही कहते हैं ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, आपने ये स्टॉक देखा, इस कंपनी के बारे में देखा, तो वे आर एक्सप्लेनिंग, हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंस में ही हम सोचते हैं कि यार ये जो बंदा कह रहा है वो सही है, उसकी हम क्रॉस चेक नहीं करते, वैलिडेट नहीं करते, उसको वेरीफाई नहीं करते क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। अभी आप रिसेंट सिनेरियो देख लीजिए, ट्रम्प यूएस और ईरान का केस चल रहा है, कितनी ज्यादा रूमर्स आ रही है। वैलिडेट कब होता है? जब सारी चीज आती है, बाद में ट्रम्प जी का स्टेटमेंट आता है कि भाई ये डाला, ये है, उसके बाद लोग कहते हैं मार्केट शांत हो गया। तो आप देखिए, और उसी चीज को लेके इन्फ्लुएंसर्स में या फिर सोशल मीडिया पे कितनी खबर आ गई कि इन्होंने ऐसा कहा, उसके भी 4 मीनिंग्स निकाल दिए। तो आपको याद होगा कि हमें घर में एक आता था, बेटा वो चिड़िया उड़ रही है, उसको भी 4 तरीके से बोला जाता है। सेम वे में आज की तारीख में सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंस ऐसे हो रहे हैं लोग। तो इससे बेटर ये है कि अगर हम किसी की बात आ रही है, उसको पहले हम समझे और उसका खुद बैकग्राउंड चेक करें फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस, तब जाके हम सही डिसीजन ले पाएंगे। बट अभी तो सिनेरियो इतना डिफिकल्ट है ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, अच्छे जो स्मार्ट इंटेलिजेंस है, कितनी भी रिपोर्ट्स फेल हो रही है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी मतलब कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। तो आई थिंक ये ऑथेंटिकेट करना, आपको पूरा रिसर्च करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, और फिर स्मार्टली डिसीजन लेना। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे सबसे बड़ा ट्रैप क्या हो रहा है? और आज सोशल मीडिया पे हर दिन इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलते हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए जेन्युइन एडवाइस कौन सी है और वो ट्रैप नहीं हो उस मार्केट नॉइज से, उसके लिए हमें और क्या कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं? मैम मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कई बार सेशंस लेते हैं, तो हमारे के म्यूचुअल फंड अवेयरनेस सेशंस होते हैं, उसमें भी यही चीज़ आती है, सेफ है। तो सेफ का मतलब क्या होता है हम लोगों के लिए, कि मेरा पैसा पड़ा है, वहां से मैं जब भी चाहूँ पैसा निकालूं। तो यही चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी आती है कि हम लोगों को देर आर 5 फैक्टर्स, 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के जो हमें चेक करने चाहिए। पहला ये कि हमारे पास कन्वीनियंस हो, कि हमें जब पैसा चाहिए हम निकाल पाए। सेकेंडली, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, क्योंकि आज की तारीख में इन्फ्लेशन जस्ट 7% है। तो वही अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट सेफ में जाते तो एफडी में ब्याज कम मिलता है। पहले एफडी में आपको 9 से 10%, 12% तक मिलता था इंटरेस्ट, तो लोगों को एफडी अच्छी लगती है। तभी हमारे पेरेंट्स कहते पैसा आ रहा है तुम एफडी करा लो, आरडी में डाल दो। लेकिन आज की तारीख में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता गया। तो अब अल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो या गोल्ड परचेज करते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस में हम लोग का माइंडसेट वैसा बिल्ड होता गया। तो पहला फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कन्वीनियंस देखना है। सेकेंडली इन्फ्लेशन पार्ट। थर्डली देखना है उसमें कि वो किसी रेगुलेटरी से अथॉराइज्ड है या नहीं है। आज की तारीख में इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ गए कि हमें पता ही नहीं है कौन सा सही है गलत है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि उसके पीछे कोई रेगुलेटरी बैकिंग है या नहीं है, ताकि अगर इन केस हमें किसी ने मिस सेलिंग भी की है तो हम उसकी ग्रीवेंसेस के लिए ये कंप्लेंट कर सके। तो ये अपना थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ फैक्टर आ गया कि हम छोटा अमाउंट डाल के भी इन्वेस्टमेंट कर पाए। भाई जरूरी थे ना मुझे 10 लाख ही डाल लो, 500 रुपए से भी डाल लो, छोटा भी डाल लो। अब कहते हैं ना आरडी करते थे, अब एसआईपी करते हैं। तो सिमिलरली वो इन्वेस्टमेंट भी छोटे छोटे अमाउंट ही मांगे, तो एटलीस्ट आपको भी लगता है कि मेरे बजट में मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसके बारे में जान सकता हूँ। फोर्थली, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिसको भी पैसा दे रहे हो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दे कि पैसा कहाँ पे लगाया है, किधर डालेंगे, और उसकी रिपोर्टिंग आपके पास रेगुलरली आ रही है, मंथली आ रही हो। तो आपकी क्या ट्रैकिंग तो हो ही रही है, प्लस आपको रिपोर्टिंग भी मिल रही है। अब ये टोटल में 5 फैक्टर्स हो गए। अब इन 5 फैक्टर्स में अगर मैं कहता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप कहोगे ना हाँ अब मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ,
सेफ है। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे जो थॉट और फीलिंग प्रोसेस है ना, उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया। हम लोग बस वो मार्केट की जो पास्ट बिलीफ है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसको इन्फ्लुएंस लेके डिसीजन ले रहे हैं। ओके, तो सर जैसे ये पॉइंट आपने जो सेकंड पॉइंट बोला, रेट ऑफ रिटर्न वाला और इन्फ्लेशन बीट करना, तो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं एक्सेप्ट लाइक प्रॉपर्टी एंड गोल्ड जिसमें रेट ऑफ रिटर्न इतना हो कि आप इन्फ्लेशन जो 7 to 8% है उसको बीट करके एक जैसे म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे और कोई ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिंग के जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर पाए ऐसे? ठीक है, अब मैं इसी पे आ गया। जैसे ही मैंने आपसे आंसर किया सेफ, कहाँ इन्वेस्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया कितना रिटर्न मिलेगा, उसके बाद कौन सी जगह इन्वेस्ट करें। सो यही साइकोलॉजी ह्यूमंस की भी है। हम लोग जितने भी लेमैन इन्वेस्टर्स हैं, हम पहले चीज पूछते हैं भाई जो इन्वेस्टमेंट होता है सेफ है। सेकेंडली कितना रिटर्न मिलेगा। थर्डली आता है कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो गोल्ड हमें पता है, प्रॉपर्टीज हमें पता है, म्यूचुअल फंड्स थैंक्स टू रेगुलेटर जिन्होंने इतनी अवेयरनेस करी है कि लोगों को पता चल गया म्यूचुअल फंड सही है, बता दिया है बिल्कुल। और उसके बाद वो डिस्क्लेमर भी याद करवा दी है दैट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हर किसी को वो लाइन रट गई है। तो ये एक अच्छी चीज भी है। अब आप और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की करते हैं तो इसी में ये जो डिस्क्लेमर मैंने दिया है, ये डिस्क्लेमर ही बहुत कुछ बताता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कोई ना कोई रिस्क होता ही होता है। अगर आप जितनी कम रिस्क लेंगे उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सेफ ही होता है। देयर इज अ रिस्क, कहते हैं ना रिस्क नहीं लिए तो क्या मिला। तो सेम वे में इन्वेस्टमेंट्स। अब आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शंस में आज की तारीख में आपके पास डायरेक्ट इक्विटीज आती है। आप कहते हो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में भी डाल सकता हूँ, लेकिन अब जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं पहला थॉट होता है कंपनी चलेगी या गिर जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो आप ऐसी कंपनीज में डालिए जिनको आपने बचपन से देखा है। देयर आर कंपनीज जो 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक आज तक है। उसको आप एग्जाम्पल लीजिए, पार्ले जी हो गए बिस्किट, आपका SBI बैंक हो गया। मतलब आप ये देखिए कि आप कब से इनको देखते आ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इनकी बैंक में FD कराते, इससे अच्छा आप इनकी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेफ भी है और रेट ऑफ रिटर्न भी काफी अच्छा सेफ नहीं है, बट हाँ देयर इज अ रिस्क, बट एटलीस्ट आपके पास में ऑप्शन है कि हम इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि आपको एक एक्सपोजर मिलता ही मिलता है। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी समझ आता है कि हमारे इन्वेस्टिंग में लिक्विडिटी कितनी है। तो ये पॉइंट बहुत ही वैल्यूबल है। कई बार दिमाग में चलता है कि यार प्रॉपर्टी में बहुत सारे फंड्स लगते हैं, गोल्ड भी अभी इतना वॉलेटाइल है, समझ नहीं आता। तो लाइक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रेट ऑप्शन, लेकिन आपको उसके लिए भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा तो कैसे है। तो एक मिडिल क्लास फैमिलीज जो फाइनेंशियली वीक बनने लगी है आजकल, कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली और वीक होती जा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी क्या मिस्टेक है या क्या मिथ है कि उसके कारण मिडिल क्लास और वीक होता जा रहा है? क्या इनकम कम होना प्रॉब्लम है या मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, या आपके ओपिनियन में वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ प्रिजर्वेशन कौन सा डिफिकल्ट जॉब है? क्या बात है, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड इन वन क्वेश्चन, बट हाँ इसको स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज जो मिडिल क्लास आज की तारीख में हम सब मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा पहले हम दुकान पे जाके लेते थे कि यार भैया आप सामान दे दो, पैसे बाद में ले लेना। आज की तारीख में ऑनलाइन क्या सिस्टम हो गया, बाय नाउ पे लेटर। वो पे लेटर में EMI और इंटरेस्ट लगने लग गया, और इम्पल्सिव शॉपिंग, और उसी के साथ में आपका GST भी लग गया। तो आप सोचिए कि आपके खर्चे जो है ना वो सब्सक्रिप्शन में, EMI में, उसमें जाने लग गए। हम कहते हैं उधार लेना मना है, पहला कैश, पहला नकद, फिर बाद में सामान। तो वो सिस्टम हमारे से छूटता जा रहा है। एक तो ये मिस्टेक आ गई। सेकेंडली आज की तारीख में इफ यू आस्क मी वेल्थ जनरेशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन, तो वेल्थ जनरेशन करने के लिए मैम सेविंग्स को हमें इन्वेस्टिंग में अपग्रेड करना पड़ेगा। सेविंग्स का मतलब ये नहीं कि हमने बैंक में पैसा डाल दिया तो ये सेविंग्स हो गई, या हमने लिक्विड फंड में डाल दिया तो सेविंग्स हो गई। ये जस्ट लाइक इमरजेंसी कॉर्पस की खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा विड्रॉ कर पाए। अब आता है वेल्थ जनरेशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने डिस्कस हुआ, गोल्ड होता है, प्रॉपर्टीज हो गई, इक्विटीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वैसे ही बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप मिनिमम 10,000 रुपीज से उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि RBI भी इशू करती है। देयर आर ट्रेजरी बिल्स, और ये डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी परचेस कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे ऐसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आज से गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गए, और स्कीम्स भी आ गई जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। और जनरेशन का मतलब यही है,
जितना आपने लंबा होल्ड रखा उतना ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सर इसी से रिलेटेड मैं चाहूंगी कि लाइक कितना परसेंटेज एक जनरली एक ऑन एवरेज आपको सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। सेविंग कुछ इमरजेंसीज के लिए होती है जितना मैं समझती हूँ, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बट जैसे कोविड में भी देखा, यू आर ओनली वन एक्सीडेंट लेट। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मिडिल क्लास पूरा हिल जाता है, उसकी सारी सेविंग खर्च हो जाती है उसी में, एंड ही कम्स बैक तो उसका इन्वेस्टमेंट कुछ बचता ही नहीं। इस केस में ऐसा कोई फॉर्मूला है कि कितना अमाउंट सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मैम इसमें भी मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू दूंगा। मतलब एक होता है जनरलाइज थंब रूल, जिसको हम कहते हैं ना 50-30-20 वाला, कि 50% आपकी नेसेसिटी हो गई, 30% आपके कोई सामान हो गया, 20% यू कैन डू द सेविंग पार्ट। बट ये जनरलाइज हो गया कि हैबिट बिल्ड करने के लिए। लेकिन व्हाट आई सी ना कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से कोई बाहर से यहाँ पे आया है जयपुर में जॉब करने, वहाँ खुद का घर है। लेट्स से कोई दिल्ली रहता है, वहां पे उनका खुद का घर है, तो उनके खर्चे वहां पे कम होंगे। लेकिन जो जयपुर शिफ्ट हुआ है वो रेंट पे रह रहा होगा, उसको अपने खाने का देखना पड़ेगा। अब उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपीज है तो 20-30,000 तो यहीं लग गए। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आया तो उसको ऑफकोर्स टीवी भी लेना होगा, फ्रिज भी लेना, गद्दे भी लेना, उसके खर्चे होते गए, तो उसकी सेविंग्स हो गई है आजकल। हाँ, तो सेविंग्स का जो 5-10% वो मुश्किल से कर पाता है। फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, वो भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, तो उसका गोल डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उसका एक ही है लॉजिक कि उसको खुद की नीड को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके खर्चों को डिफाइन करना पड़ेगा, और ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो किस हिसाब से अपने खर्चे करना चाह रहा है और उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, तब जाके वो उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। ओके, ग्रेट संजय जी। ये बात थंबनेल भी है कि 50-30-20 रूल हर केस में नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अपना फाइनेंशियल गोल, आपकी नीड डिफाइंड होनी चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं, और हर पर्सन टू पर्सन ये डिफर करते हैं। इंडियन हाउस होल्ड का सबसे डेंजरस मनी मिथ क्या है? पैसा डूब जाएगा। ये भी सही है, बट हम बचपन से सुनते हैं कि प्रॉपर्टी में, जैसे आपने भी बोला, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, एफडी में डाल दो। बट ये आज के बिलीफ को रेलेवेंट आजकल हो नहीं रहा है, जैसा आपने बताया। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। रेट ऑफ रिटर्न जो आजकल एफडी में इतना नहीं मिल रहा है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, तो जो दूसरे ऑप्शन है उनमें जनरली कितना रिटर्न मिल जाता है कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे? मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है? ठीक है, इसका मैम सिंपल, अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखेंगे, इन्फ्लेशन है 7%, ठीक है। अब हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं जो हमें एटलीस्ट 7% से ऊपर का रिटर्न दे, लेकिन उसमें भी ये चीज आता है, टैक्सेशन लग जाता है। सो एटलीस्ट हमें देखना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पे हमें 9-10% के आसपास रिटर्न मिल रहा हो। तो एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें ये पता है कि हम एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर, यानी कि हमें जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो महंगाई से हम लड़ सकते हैं। तो हर बार हम कहते हैं इन्फ्लेशन से लड़ना है तो गोल्ड इज अ बेस्ट ऑप्शन, प्रॉपर्टी इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अब प्रॉपर्टीज में सीन क्या हो गया कि आपको एक साथ प्रॉपर्टी लेने के लिए हैव टू स्पेंड अ बल्क अमाउंट, तो एक मुश्त अमाउंट लगता है। अब वो पैसा किसके पास नहीं है तो वो कह रहे हैं मैं 50,000 ही सेव कर सकता हूँ। तो अब वहां पे भी एक चीज हो गई कि बैंक आपको कहते हैं कि आप होम लोन ले लीजिए। अब आपने होम लोन लिया तो आपके लिए ईएमआई भी आ गई, वही आपका थंब रूल वाला आ गया कि भाई 50% ऐसे 30% आपने वाली चीज आ जाती है। लेकिन वहां पे भी अगर आपने इसको गौर किया 50% जो है वो ईएमआई के ही पार्ट के अंदर में जा रहा है। अब यहीं पे चीज क्या आती है कि हमें जो भी ऑप्शंस हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मेरी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। थोड़ा हमें उसको लेके काफी ज्यादा कॉन्जर्वेटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा ही सही पर उसको भी कॉन्जर्वेटिवली रखिए, ताकि आपको पता रहेगा कि मुझे इतना ही पैसा खर्च करना है, तो जाके आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। क्योंकि अब मैं कहूँ कि आप एआईएफ में डाल सकते हो, अब जैसे ही एआईएफ ऐसा वर्ड बोला 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साल भर में आपको देना है, मेरे बजट में ही नहीं है। तो सबका बजट वेरी करता है, और फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके अंदर। बट हाँ, इन्फ्लेशन रेट का ये आपको कंसिडरेशन रखना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। आइए हम और कुछ ऑडियंस रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनमें बढ़ते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो इतनी वीक है कि एजुकेटेड लोग भी फ्रॉड और मनी में फंस रहे हैं।
तो ऐसा क्या आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को एजुकेट करना चाहिए बचपन से ही, ताकि वो आगे जाके कौन से ऐसी गाइडेंस है, या आपको लगता है कि ये मतलब जैसे आपने 14-15 में ये अवेयरनेस आपको आ गई थी, तो क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज ला सकते हैं कि ये आने वाली जनरेशन जो अभी और भी ज्यादा वॉलेटाइल इस मार्केट में है, तो वो उसको बीट कर पाए या अवेयरनेस रहे बच्चों में? मैम ये ज़रूरी है, क्योंकि आप मानिए जब मैंने 11th-12th की थी, इट वाज लाइक 2007 और 8। उस टाइम पे सीबीएसई का वाज वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव। बाद में हमें पता चला 5 साल बाद कि वो इनिशिएटिव भी बंद कर दिया, फिर बाद में वापस से रिवाइव हुआ है। एनसीएफई करके आया है, जहाँ पे सेबी और गवर्नमेंट सब ने मिलके फाइनेंशियल लिटरेसी के इनिशिएटिव लाए। अब चीज क्या हो गई है कि जो जेनजीज आ रहे हैं, जितने भी यंग यूथ आ रहे हैं, वो सबके सब टीवी को लेके या मोबाइल स्क्रीन को लेके काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अगर आपको भी याद होगा, जब पहली बार मोबाइल आया था तो हम लोग बाउंस करके गेम खेलते थे मोबाइल में, होगा या सांप सीढ़ी वाला, राइट? उसी तरीके से लर्निंग होनी चाहिए, मतलब आप गेमिफाइड करिए लर्निंग को। क्योंकि अगर आपने सोचिए, अगर यही चीज फाइनेंशियल नॉलेज को आपने गेमिफाइड कर दिया, तो जो सीखना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसके लिए तो ये हो गया कि मेरा टारगेट है अचीव करना, क्योंकि आपके माइंड में क्या जीतना हमेशा रहता है। तो जीतने का एक ही तरीका है, या तो आप गेम खिला लो या फिर उनका डेडिकेशन इंक्रीज करो। अब डेडिकेशन इंक्रीज करने के लिए उनको डर लगने लग गया, पेरेंट्स को लगने लग गया। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि जितना गेमिफाइड और सिंप्लीफाइड हो जाएगी फाइनेंशियल लर्निंग, उतना ही आसान सबके लिए हो जाएगा सीखना। तो इसको रूटीन में बच्चों की हैबिट डेवलप करना गेम फॉर्म में, और इस मोबाइल गैजेट्स में इतने एप्स वगैरह हैं, उनके थ्रू बच्चों को अवेयरनेस और एजुकेट कराना चाहिए। तो अर्ली एज में ही बच्चों को ये फाइनेंशियल नॉलेज थ्रू एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ट हो जानी चाहिए। व्हाट इज अ वन सिंपल हैबिट दैट कैन सेव अ फैमिली फ्रॉम मेजर फाइनेंशियल लॉस? सिंपल हैबिट, जितनी ज्यादा आपके घर में मनी को लेके, पर्सनल फाइनेंस को लेके कॉन्वर्सेशन होगी, उतना ही ज्यादा पैसा सेव कर पाओगे। लेट्स संजय एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। जो भी फर्स्ट थॉट आए, यू हैव टू स्पीक एंड आंसर दैट। तो लेट्स स्टार्ट। वेल्थ और फेम? वेल्थ। एसआईपी और ट्रेडिंग? एसआईपी। सब्जेक्ट है। रिस्क और रिग्रेट? रिस्क। Higher the risk, higher the profit. One book every investor must read? ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई विल बी सजेस्टिंग माय बुक, बट हाँ, ऑफ कोर्स साइकोलॉजी ऑफ मनी तो पढ़नी ही चाहिए। और सबसे अच्छी बुक यही है कि आपके फादर के पास जाके बैठ जाओ, पूछ लो पापा पैसे की कौन सी बुक, हाँ, कौन सी मिस्टेक्स करी आपने। लाइव एग्जाम्पल। वन मनी हैबिट एवरी चाइल्ड शुड लर्न? वन मनी हैबिट, I think financial conversations. Okay. Biggest money mistake people make? In one word. Biggest money mistake, not taking risk. One word that defines successful investing? Patience. Gold, real estate or equity? All three option नहीं है। नहीं। ठीक है, तो I think first priority equity. One financial scam warning everyone should remember? 24 hours delay. Delay, that is the main highlight. One thing money cannot buy? Time. Stock is my wealth in one word? Family or needs. Saving or investing? Investing. Higher the investment, higher the saving you can do. Risk or opportunity? Opportunity. Grasp the opportunity. Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala? I think इन सबसे अच्छा तो मैं राजा महाराजा को ले लूंगा। चाणक्य was the best person for me. One habit of successful investors? They respond rather than react. Okay. Rich or wealth? Wealth. AI in finance? AI in finance, it's a learning part. One quality every entrepreneur must have? Open to new opportunities and the ability to take risk. One advice to young India? Keep learning.
सक्सेस इन वन लाइन? आई थिंक हार्ड वर्क। आज के टाइम में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को सबसे बड़ा स्कैम अलर्ट क्या होना चाहिए? या जैसे आज सब बोलते हैं कि गारंटीड रिटर्न है, डबल मनी है, जीरो रिस्क के नाम पे जो एडवाइस दे रहे हैं, तो ऐसा कौन सा एक नॉर्मल इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए पॉइंट? आई थिंक मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये बहुत माइन्यूट सी सिविल लाइनिंग है जिसका ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई भी बात आती है तो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना, हमें उसका डिले करना है प्रोसेस। तो आपको याद होगा हमारे घर वाले कहते हैं ना, बेटा 2 दिन रुक जा, बात करते हैं। या जब कहते हैं 10th पास कर ले तो बाइक मिल जाएगी, वैसे ही आज की तारीख में हम अलर्ट से बच सकते हैं। हमें उसमें 24 आवर्स डिले सिस्टम लगाना चाहिए। अगर किसी ने कॉल करके बोला सर आप इमीडिएटली कर लीजिए, तो आप उसको कहिए कि एक काम करते हैं, आप कल कर लीजिए, आज मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। बस इतना सा आपने कह भी दिया तो ऑटोमेटिकली आप बाद में घर जाएंगे या कहीं पे भी होंगे, आप शांति से सोच पाएंगे, सारे आपके जो पैरामीटर्स है वो चेकलिस्ट बन जाएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये आज का ट्रिगर लाइन है कि हमें 24 आवर्स का वेट या रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो 20 आवर डिले इज द बेस्ट पॉलिसी टुडे। एक सिंपल हैबिट जो एक फैमिली में मेजर फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर रही है। मैम, फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशंस। आज की तारीख में हम मनी से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन करते ही नहीं है। हम लोग सोचते पर्सनल है तो मतलब मेरा ही है, मेरे को बताना नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस। अगर आपने जैसे ही ओपन ग्राउंड डिस्कशन रखने लग गए, लेट द फैमिली व्यूज कम्स इन, आपको और उनके थॉट प्रोसेस भले ही मैच नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जब वो एक पॉइंट पे आएंगे, एक पॉइंट पर, तो आपको समझ आएगा उनका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और वो डिस्कशन जो है ना फ्रूटफुल निकल के आएगा। तो मूविंग के डिजिटल का जमाना है, तो एआई तेजी से फाइनेंस सेक्टर में भी आ रहा है, तो व्हाट डू यू बिलीव एआई वुड रिप्लेस द फाइनेंशियल एडवाइजर्स? नहीं मैम, ये वही चीज हो गई कि पहले जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे तो हम लोग कंप्यूटर्स को सीखने के लिए जाते थे, राइट। उसी टाइम पे चीज समझ आ गई कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द नीड ऑफ द आवर एंड द टाइम। तो आज की तारीख में एआई एज अ स्किल सेट की तरह हम काम में ले सकते हैं। सो एडवाइजर्स के लिए मोस्टली टास्क क्या होते हैं कि क्लाइंट को सर्विसिंग भी देनी है, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड भी देना है, बैक एंड डॉक्यूमेंटेशन भी देखना है, कंप्लायंस मेजर पार्ट बन गया है। पहले कंप्लायंस 10 या 20% होता था, आज की तारीख में 70% कंप्लायंस का पार्ट हो गया है। सो एआई की स्किल से हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई बिलीव एआई का हमें यूज केस करना चाहिए, एडवाइजर्स को एज ए स्किल सीखनी चाहिए। अगर वो कहते टाइम नहीं है तो वो खुद का लॉस कर रहे हैं। सो टाइम निकालना पड़ता है, नहीं है होता है, नहीं है ऑप्शन। तो प्रायोरिटी में लेना है, एआई स्किल को सीख के उसको एज अ स्किल सेट यूज करना है। बिल्कुल। What is the idea behind your book, The Truth About Investing 101 Myth Debunk? मतलब कहाँ से ये आइडिया है इस बुक को लिखने का, या क्या कॉन्सेप्ट है आपका इस बुक के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले जॉब कर चुका था ICICI में, तो वहाँ पे खूब ज्यादा क्लाइंट फेसिंग रोल था, प्रोस्पेक्ट से मिलना था, कॉलिंग खूब ज्यादा करी है, 11th-12th में कॉलिंग करी थी। तो इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन हुई, तो ये समझ आया कि हर कोई एक ही सवाल पूछता है, कितना पैसा मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, लोगों के थॉट प्रोसेस हुए। तो जितनी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस होगी तो आई रियलाइज वन पॉइंट कि अगर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले सीखने को मिल जाती तो ये टाइम भी बच जाता। तो अराउंड लाइक, आप मानेंगे नहीं, अराउंड लाइक 23 और 24 के आसपास मुझे थॉट प्रोसेस आ गया था कि मुझे यार ये बुक लिखनी है। तो हर साल सोचता रहा कि इस साल कंप्लीट करूंगा, इस साल करूंगा। वो डिले करते करते 6 साल हो गए। 6 साल बाद मैंने कहा अब तो कर ही दो। तो इन ईयर लाइक 2023 या 24 में मैंने इसको फाइनली कहा लिख के लॉन्च कर ही दो। तो आप सोचिए तब से प्रोसेस चल रहा था। लेकिन वो ये चीज थी कि हर कोई एक ही सवाल पूछता है, कितना पैसा मिलेगा। यार उस दोस्त ने कहा था, तो वो स्टोरीज जितनी है वो क्वेश्चंस पे है, और हमारे क्वेश्चंस ही सबसे बड़े मिथ बन चुके हैं और बिलीफ बनते जा रहे हैं। तो 101 क्वेश्चन लिखना अमेजिंग टास्क, एंड बुक इतनी अर्ली एज में, एंड बीइंग अ फाइनेंशियल रियली अ क्रेडिबल जॉब। सो 1-2 क्वेश्चंस और हैं। इन टुडेज टाइम इक्विटी, गोल्ड एंड रियल एस्टेट और फिक्स इनकम, इन चारों असेट क्लास में बैलेंस कैसे बनाना है? Fixed income, equity, asset Every class. egg we cannot put in one basket. So how can we classify these 4 assets? कर सकते हैं मैम क्लासीफाई। आज की तारीख में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का पूछेंगे तो हम सब में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
गोल्ड्स की बात आती है तो गोल्ड ETF के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा नहीं है, तो REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो आ गए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सेम वे में आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि जितने टोल्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई या कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड हो गया। इक्विटीज में तो ऑफकोर्स आप म्यूचुअल फंड की SIP कर सकते हैं, या फिर आप ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आप मानिए अगर आपकी फिक्स्ड इनकम है, लेट्स से आप उस फिक्स्ड इनकम में से 10,000 रुपीज से आप बचा पाते हैं, सो 10,000 रुपीज में से आप 50 रुपीज का ETF भी परचेज कर सकते हैं ऑफ गोल्ड। आप REITs जो आपके 200-300 रुपए की एक REITs आती है, आप अगर इक्विटीज की बात करते हैं, स्टॉक्स के ETF की, तो आई थिंक ETF जो आता है वो 100 रुपीज का भी आता है, 50 का भी आता है। सो ऐसे करते करते अगर आप इन सबको टोटल आउट भी करोगे तो मान के चलिए मिनिमम 500 रुपीज के अंदर में आपका एक बास्केट बन जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो का। बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको देखना है कि आपके अकॉर्डिंगली, इनकम के अकॉर्डिंगली आपको इन चारों असेट्स में एलोकेट करना है। वेरी नाइस संचित जी। अगर कोई 25 इयर्स का यंग बॉय यहाँ बैठा है जिसके पास पहली सैलरी है और उसकी फाइनेंशियल जर्नी अभी लंबी है या बड़ी होने वाली है, और एक 45 इयर्स का एज ग्रुप का है, तो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? अब मैम दोनों में देखिए, दोनों की रिस्क टेकिंग एपेटाइट दोनों की हो सकती है। 25 वाला कहेगा कि, और उसकी जैसी अपब्रिंगिंग होगी ना, वो वैसे डिसीजन लेगा। वो कहेगा यार अभी मुझे ना पहली सैलरी घर पे देनी है, उसका थॉट प्रोसेस वैसा होगा। या दूसरा होगा, वो कहेगा यार नहीं, आज मुझे पहले आईफोन लेना है। आप सोच रहे थॉट प्रोसेस कैसे आ रहे हैं, यानी कि जैसे उनकी अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग से उनके वैल्यू सिस्टम में क्या, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, राइट। तो उनकी रिस्क एपेटाइट भी वैसे आएगी। अगर मैं कह दूं कि यार तुम्हें FD करनी है, तो वो वाली बात आ गई है, पापा भी कह रहे FD कर दो, वो कहते हैं SIP करनी है, वो SIP कर लेगा, लेकिन उसका अमाउंट वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो उस बंदे की पहले हमें रिस्क प्रोफाइल समझनी पड़ेगी या बजटिंग कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, पहला टास्क है। सिमिलरली 45 इयर्स ओल्ड की भी हमें ये समझनी पड़ेगी। अब 45 इयर्स है, वो कहेंगे यार बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत सेविंग, स्कूल के पैसे खर्च हो गए, प्रॉपर्टी पर ये कर लिया। या फिर वो देखेंगे बिजनेस बड़ा करना है, अगर बिजनेस करें, जॉब होंगे तो वो देखेंगे फैमिली प्लानिंग करनी है, या वो कहेंगे या ये खर्चा ले रखा है इसलिए देना है, या यहाँ जाना है, या वो ट्रेवलिंग का होगा उनका। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जरूरतें अलग अलग है, हमें वो डिफाइन करने की जरूरत होगी। वो समझना पड़ेगा कि वो 45 इयर्स ओल्ड का माइंडसेट क्या है, तब जाके वी कैन सजेस्ट कि सर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। अब वो सजेस्ट करने से पहले एक और चीज आ जाती है, पॉकेट में कितना पैसा है, वो चीज भी आ गया। एवरीथिंग इज रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी नीड क्या है, और आपकी फिर आपकी बिलीफ सिस्टम या आपकी अपब्रिंगिंग में आपका क्या है। बिल्कुल, इसी पे ना एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो कितने सवाल आप पूछते हो, जमीन सही है नहीं है, तकाश में है नहीं है, कोई टाइटल क्लियर है या नहीं है, JD अप्रूव है नहीं है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये हमारे साथ खुद के साथ क्यों नहीं करते? बैंक वाले आके कहते हैं कि आपका सिबिल स्कोर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन दे रहे नहीं दे रहे। तब जब बैंक ये कर रही है, प्रॉपर्टीज लेते वक्त आप ये करते हैं, तो खुद के फाइनेंसिस के साथ इतने आप क्यों नहीं करते क्वेश्चंस आंसर्स? तो आपको अपने साथ भी ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उस बेस पे आपको अपना डिफाइन करना चाहिए। वेरी नाइस सर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज पॉडकास्ट। संचित जी, आपने लाखों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का सिखाया है। अगर कोई व्यूअर आज जो पॉडकास्ट देख रहा है और उसके पास 5,000 पर मंथ का सेविंग की कैपेसिटी है, तो उसके सपने बहुत बड़े हैं, और वो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सपने बहुत बड़े हैं। अब ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, मैं मंगेरी ला के हंसी सपने नहीं, पर जोक्स अपार्ट, अगर 5,000 है, ही कैन स्टार्ट सेविंग्स। 5,000 से भी आज वो सेविंग स्टार्ट कर सकता है। बट वो जो ड्रीम्स है उसको उनको मनी पार्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेटेजीज है स्मार्ट गोल एनालिसिस वाली। आज की तारीख में जितनी मार्केटिंग कंपनीज है, इवन जितने भी एक्सपर्ट्स है, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द स्मार्ट गोल स्ट्रेटेजी, जिसका एब्रीवेट करते हैं स्पेसिफिक। आपका जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने कहा बड़े हैं, कितना बड़ा है, उसको आप मेजर कर पाए मॉनेटरी टर्म में। अब जब आपने मॉनेटरी टर्म में मेजर किया है तो वेदर इट इज अचीवेबल और नॉट, फिर आपका आ जाता है रियलिस्टिक। जो गोल आपने रखा है, आपने कह दिया मैं 5,000 सेव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सपने हैं कि कम से कम 1,000 करोड़ का हो जाए, तो वो आपको थोड़ा रियलिस्टिक भी करना पड़ेगा। अब वो आपने 1,000 करोड़ कहा है,
तो वो रियलिस्टिक कितने में भाई 5 साल का है, 10 साल का है, 50 टाइम साल का है, पीरियड भी डिफाइन तो टाइम पीरियड इज ऑल्सो मेजरेबल पार्ट। तो ये जब पांचों फैक्टर्स आ जाते हैं स्मार्ट गोल एनालिसिस के, तो आपको समझ आ जाता है कि यार मुझे जो सपने देखते हैं वो हसीन है और रियलिटी क्या है वो ये है। थैंक यू संजय जी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इनकम से ही नहीं बल्कि अवेयरनेस से आती है। आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स विद द राइट माइंडसेट, राइट नॉलेज एंड राइट डिसीजंस। थैंक यू संचित जी फॉर शेयरिंग सच interesting and valuable insights. Success is not measured by how much you earn, but how wisely you create, manage, and grow your wealth. This is CA Pooja Agarwal signing off from Business Talk. Keep learning, keep growing. See you in the next episode with inspiring stories, powerful insight. Thank you.